गुड इवनिंग क्लास। हमने खरपतवार के बारे में पढ़ रहे थे। तो खरपतवार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि टाइप कितने होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम के क्या है, मतलब किस टाइप का क्रॉप के साथ में उनका क्या है रिलेशन है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो वीड है उनका कंट्रोल किस तरह से किया जाए, वीड का कंट्रोल किस तरह से किया जाए। तो हम खरपतवार का जो नियंत्रण है, अब हमें किसान को क्या है जरूरी है कि खरपतवार का वो क्या करे, सही टाइम पे क्या करे, उसका कंट्रोल करे। तो खरपतवारों का क्या करना, नियंत्रण करना। क्या करना, नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना। किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, कर सकता है एक किसान क्या कर सकता है, हैंड वीडिंग कर सकता है, मतलब हाथ से भी क्या कर सकता है, खरपतवार को रिमूव कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, खरपतवार हाथ से ज्यादातर किसान आजकल क्या करते हैं, हर्बिसाइड का या वीडिसाइड का यूज करते हैं खरपतवार का कंट्रोल करने के लिए। पर जो खरपतवार का कंट्रोल करने के लिए जो हर्बिसाइड वीडिसाइड यूज करते हैं उसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। इसलिए किसान है वो क्या होने लगे है धीरे धीरे इसके, क्योंकि धीरे धीरे है वो किसान क्या हो गया, अवेयर हो गया है। इसलिए वो क्या करना चाहता है, कम से कम खरपतवार नाशी, शाकनाशी वीडिसाइड का क्या करना चाहता है, यूज करना चाहता है। तो वो क्या करे, हैंड वीडिंग, मतलब हाथ से क्या करें, खरपतवार को क्या करें, हटाएं। क्या करें, हैंड वीडिंग। हैंड वीडिंग करने से क्या फायदा होगा, हैंड वीडिंग करने से एक तो जो मान लो भी ये खरपतवार है और ये मेन फसल है, ये खरपतवार है। जिस तरह से हम लोग हैंड वीडिंग करेंगे तो यहाँ की जमीन भी सॉफ्ट होगी, वेंटिलेशन भी बढ़ेगा। अगर हम पानी देंगे तो पानी को इनफिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब वीडिंग के साथ में और हमारी क्या हो जाएगी, होइंग भी हो जाएगी। तो ये जो फसल है उसको क्या है, दो तरह से फायदा हो जाता है हैंड वीडिंग करने से। पर हैंड वीडिंग है वो किसान कब तक करे, मतलब वीड कंट्रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि किसान है वो वीड कंट्रोल करेगा, मतलब खरपतवारों का नियंत्रण है वो कब करे। तो वो 30 जब हमने फसल लगाई है, जैसे मान लो कि हमने जनवरी में फसल लगाई है 1 जनवरी को, तो वो 15 या फिर क्या करे 10 फरवरी तक क्या कर ले, वीड का कंट्रोल कर ले। 10 फरवरी तक, मतलब कहने का मतलब है कि सोइंग से लेके 30 से लेके 45 दिन के अंदर अंदर में वो क्या कर ले, वीड का कंट्रोल कर ले। वरना उसके बाद में जो वीड का कंट्रोल करेगा उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना नुकसान उसे उस वीड ने उस फसल के लिए करना था वो क्या कर दिया होगा, मतलब जितना उसने न्यूट्रिएंट लेना था वो ले चुका होगा। क्योंकि देखो जैसे कोई भी, जैसे गेहूं का फील्ड है, गेहूं के फील्ड में बथुआ होता है तो उगने का रेट भी उसका गेहूं से ज्यादा है और उसके ग्रोथ रेट भी उससे ज्यादा, क्योंकि गेहूं की फसल 5 या 6 महीने और वीट जो बथुआ है उसकी 2 या 3 महीने, 2 या 3 महीने में अपना जीवन चक्र वो क्या कर लेता है, समेट लेता है। इसका मतलब उसे सारी प्रोसेस करेगा जो गेहूं 6 महीने में करेगी वो बथुआ है वो 3 महीने में करने वाला है। इसका मतलब जो उसके पानी लेने की क्षमता है, न्यूट्रिएंट लेने की क्षमता है वो उसकी क्या होगी, डबल होगी। और ये कंपटीशन कब करेगा, जब पौधा कितने हो, 30 दिन का हो, जब पौधा क्या हो, छोटी स्टेज में हो। जब वो छोटी स्टेज में होगा तभी उसके साथ क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। तो एक हम क्या कर सकते हैं, हैंड वीडिंग भी कर सकते हैं। दूसरा आजकल क्या है, जैसे सब्जी वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या कर सकता है किसान, मल्चिंग भी कर सकता है। मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग है हम लोग स्ट्रॉ का भी कर सकते हैं और प्लास्टिक जो प्लास्टिक आती है जो ब्लैक कलर की भी आती है और सिल्वर कलर की भी आती है, व्हाइट कलर की भी आती है, मतलब जो किसान अपनी मर्जी है उस तरह का प्लास्टिक भी यूज कर सकता है। पर ये सब्जी वगैरह मल्चिंग है वो सब्जी तक ही क्या है, सीमित है। अगर मान लो कि गेहूं में अगर मल्चिंग करना चाहे तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो वो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। सब्जी में ठीक है, सब्जी तक किसान है वो मल्चिंग कर सकता है, क्योंकि मल्चिंग से एक इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन भी कम होगा, वीट भी क्या होंगे, कम आएंगे, तो पानी देने की भी क्षमता क्या हो, पानी देने की आवश्यकता भी क्या होगी, कम होगी। तीसरा नियंत्रण जो रासायनिक नियंत्रण है वो, तीसरा नियंत्रण क्या है, रासायनिक नियंत्रण। क्या है, रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण में हम डिफरेंट टाइप का क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, किसको नष्ट करने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। रसायन में हम बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जो पर्टिकुलर फसल के लिए, पर्टिकुलर वीड के लिए पर्टिकुलर क्या आता है, खरपतवार नाशी आता है। अगर हम लोग जैसे वीड को मारे तो वीडिसाइड,
देखो साइड का मीनिंग क्या होता है, साइड में कर देना, उसको क्या कर दे, सो साइड। सो साइड का मीनिंग क्या होता है, मारना, है ना। उसी तरह से वीडिसाइड का मतलब क्या होता है, जो क्या किसको मार दे, वीड को। जो हर्ब को मार दे वो क्या होगा, हर्बिसाइड। दोनों का मीनिंग क्या है, खरपतवार नाशी और शाक नाशी। इसको क्या बोलेंगे, खरपतवार नाशी, और इसको क्या बोलेंगे, शाक नाशी। ठीक है, वीड को मारे वो वीडिसाइड, और हर्ब को मारे वो क्या है, हर्बिसाइड। देखो हर्बिसाइड हम वहाँ हर्बिसाइड हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। हर्बिसाइड में क्या होता है, कास्टिल भाग होता है जिसमें वुडी भाग हो, उसको उसके लिए, जैसे झरबेरी है, हम उसके लिए वीडिसाइड शब्द यूज नहीं करके क्या कर सकते हैं, हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब जो खरपतवार को नष्ट करे वो क्या है, सारे हिंदी में बोलेंगे तो शाक नाशी। खरपतवार का रासायनिक नियंत्रण में शाक नाशी। अब रासायनिक नियंत्रण में अगर हम बात करेंगे तो रासायनिक नियंत्रण में डिफरेंट टाइप के खरपतवार नाशी होते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उनको मारने के लिए अलग खरपतवार नाशी होगा। कुछ पर खरपतवार नाशी ऐसे होते हैं जो पूरी ही वनस्पति, मतलब जैसे मान लो कोई जमीन है वो बंजर पड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे, जैसे गाजर घास हो गया, कांच हो गया, ठीक है, सत्यानाशी वगैरह बहुत सारे खरपतवार है। तो हमें ये थोड़ी ना सिलेक्ट करना है कि भाई मैं तो इसमें कांच घास खड़ा रहेगा, बाकी क्या है जो गाजर घास है और जो दूसरा खरपतवार है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ। तो ऐसा तो हम चाहेंगे नहीं, हम क्या चाहेंगे उसमें सारी वनस्पति क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो कुछ कैसे होते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, कुछ कैसे होते हैं नॉन सिलेक्टिव, मतलब वर्णात्मक और नॉन अवर्णात्मक। मतलब सिलेक्टिव शाकनाशियों का क्या है, शाकनाशियों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, शाकनाशियों का वर्गीकरण। शाकनाशियों का वर्गीकरण उसके उपयोग के आधार पे, कैसे ऐसे शाकनाशी या ऐसे हर्बिसाइड या ऐसे वीडिसाइड जो क्या हो सिलेक्टिव, क्या हो सिलेक्टिव, और नॉन, कैसे नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव। कैसे खरपतवार नाशी या कैसे हर्बिसाइड, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव का मीनिंग है कि ऐसे हर्बिसाइड जिसका क्या हो, जो क्या एक पर्टिकुलर वीड को ही मारे। जैसे 2,4-D, 2,4-D किसके लिए यूज किया जाता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए। और अगर मैं इसी जगह बोलूं आइसोप्रोट्यूरॉन, तो आइसोप्रोट्यूरॉन है वो किसको नष्ट करता है, संकरी पत्ती वालों को, संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को। तो ये क्या है 2,4-D, हम इस तरह से कह सकते हैं ना कि 2,4-D को हमने सिलेक्ट किया है किसके लिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। आइसोप्रोट्यूरॉन हमने सिलेक्ट किया है किसके लिए, संकरी पत्ती वाले। अगर हमें ऐसे खरपतवारों को नष्ट करना है जो अगर हमारे खेत में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कैसे हो, संकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, तो क्या हम 2,4-D का स्प्रे करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 2,4-D सिर्फ और सिर्फ किसको मारता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को क्या करता है, नष्ट करता है। आइसोप्रोट्यूरॉन है वो किसको नष्ट करता है, संकरी पत्ती वाले खरपतवार को। तो हम कह सकते हैं ना कि 2,4-D और आइसोप्रोट्यूरॉन है वो दोनों ही कैसे खरपतवार है, सिलेक्टिव खरपतवार है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है या वर्णात्मक हर्बिशाकनाशी है। कैसे खरपतवार है वो, वर्णात्मक खरपतवार है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब हम इसमें सिलेक्ट नहीं करें कि हमें चौड़ी पत्ती वाले मारने हैं या मतलब नष्ट करने हैं या पतली पत्ती वाले, हमें इसमें क्या है, हमारा मोटिव है, जैसे मान लो कि ये हमारी जमीन पड़ी है, इसमें दुनिया बथुआ भी खड़ा है, गाजर घास भी खड़ा है, कांस भी खड़ा है, सब है। हमें क्या चाहिए, ये जमीन नीट एंड क्लीन चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी चाहिए। मैं इस खेत से सारे क्या करना चाहता हूँ, वीड है वो नष्ट करना चाहता हूँ। तो फिर क्या करें, सारी वनस्पतियों को मारने के लिए जो सबको मार दे वो क्या, डाइक्वेट और पैराक्वेट, डाइक्वेट, पैराक्वेट और ग्लाइफोसेट। कैसे खरपतवार नाशी है,
जो नॉन सिलेक्टिव खरपतवारनाशी है, जो क्या करे, सब टाइप की वनस्पति को क्या कर दे, नष्ट कर दे। तो हम लोग पढ़ सकते हैं सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, समझ में आ गया ना, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव खरपतवारनाशी। फिर हम पढ़ेंगे मृदा स्क्रिय व पत्तर स्क्रिय खरपतवारनाशी या शाकनाशी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे खरपतवार जिसको कहाँ अप्लाई करेंगे, मृदा में अप्लाई करेंगे। ऐसे खरपतवार जिसको कहाँ पर करेंगे, जिसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, पत्ते पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मृदा में सक्रिय खरपतवारनाशी वैसे खरपतवारनाशी हो गए जिसको हम कब देंगे, फसल की बुआई से पहले। जैसे मान लो अगर ये खेत है, गेहूं का खेत है, अगर गेहूं खड़ी है और बथुआ खड़ा है, तो इसके अंदर हम लोग क्या मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी देंगे? क्या सोइल एक्टिव खरपतवारनाशी देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि खरपतवार कब मरेगा, जब उसके ऊपर क्या करेंगे, स्प्रे डालेंगे। तो ये सारे खरपतवार मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी वो होते हैं जो कब अप्लाई की जाते हैं खेत में, सोइंग से पहले। कब अप्लाई किए जाते हैं? बुआई से। किसकी बुआई से? फसल की क्या है, बुआई से पहले, फसल की बुआई से पहले इसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ऐसे खरपतवारनाशी जिसकी फसल की बुआई की जाती है उससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिस टाइम खेत तैयार कर रहे होते हैं तब। इसमें क्या आता है, एट्राजिन खरपतवार है, इसमें आता है एलाक्लोर, इसमें आता है एट्राजिन, एलाक्लोर, पेंडिमेथिलीन, एट्राजिन, एलाक्लोर, पेंडिमेथिलीन, फ्लूक्लोरेलिन, ऐसे खरपतवारनाशी जिसको कहाँ अप्लाई किया जाता है, सोइल में। कब? फसल की बुआई से पहले। जब हम क्या कर रहे होते हैं, खेत तैयार कर रहे होते हैं, तब हम जो खरपतवार अप्लाई करेंगे, खरपतवारनाशी अप्लाई करेंगे, वो सारे खरपतवार कैसे होंगे, मृदा सक्रिय होंगे। ये खरपतवारनाशी मृदा में जाके जो भी वीड का जो सीड है उसको जर्मिनेशन होने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसमें क्या है, एट्राजिन, एलाक्लोर, पेंडिमेथिलीन और फ्लूक्लोरेलिन। इसमें क्या आता है, एट्राजिन, एलाक्लोर, पेंडिमेथिलीन और फ्लूक्लोरेलिन। फिर पत्तर सक्रिय का मतलब क्या है, ऐसे खरपतवारनाशी जो क्या करें, अगर खरपतवार उग गए हैं, खरपतवार का क्या हो गया, उग गए हैं, ठीक है, ग्रोथ हो गई है। जैसे बथुआ है, बथुआ को नष्ट, अगर बथुआ ये खेत है और खेत में बथुआ आ गया है, उसके बाद में हम लोग उस बथुए को क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए जो शाकनाशी अप्लाई करते हैं, वो शाकनाशी है वो कैसे हैं, पत्तर सक्रिय, मतलब वो पत्ते को क्या करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। पत्ते पे क्या करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं। उसमें जैसे 2,4-D आ गया, चौड़ा पत्ती वाले बढ़ने के लिए आइसोप्रोटेरोन हो गया, 2,4-D हो गया। तो वो कैसे हैं, पत्तर सक्रिय खरपतवारनाशी। कैसे खरपतवार है, प्रोट्यूरोन है, ग्लाइफोसेट भी इसी में आ जाता है। पत्तर सक्रिय में क्या है, 2,4-D है, प्रोट्यूरोन है और क्या है, ग्लाइफोसेट है। मृदा सक्रिय में ऐसे खरपतवारनाशी जो बुआई से पहले या फिर सोइल की क्या है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं खेत की, तब दिए जाते हैं और मृदा में पड़े जो खरपतवार के बीज होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, जर्मिनेशन को रोक देते हैं, उनको क्या अप्लाई किया जाता है। वो कैसे खरपतवारनाशी होते हैं, मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी
होते हैं। वो कैसे खरपतवारनाशी होते हैं? मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी होते हैं। तीसरा है संपर्क खरपतवारनाशी या शाकनाशी। वह संपर्क व ट्रांसलोकेट या स्थानांतरित खरपतवारनाशी। कौन? स्थानांतरित या ट्रांसलोकेट खरपतवारनाशी। ऐसे खरपतवार स्थानांतरित कैसे खरपतवारनाशी? स्थानांतरित मतलब एक जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अगर पत्ती पे पड़ा है तो वो स्थानांतरित होके सारे पौधे पे फैल जाए तो वो कैसे खरपतवारनाशी होगी? ट्रांसलोकेट हो जाए तो वो कैसे होंगे? स्थानांतरित शाकनाशी। वो कैसे होंगे? स्थानांतरित या ट्रांसलोकेट खरपतवारनाशी। संपर्क या कॉन्टैक्ट। संपर्क को क्या बोल देंगे? कॉन्टैक्ट। ऐसे खरपतवारनाशी जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो प्लांट का पार्ट किसके क्या है, कांटेक्ट में आए, उसी को नष्ट करे, उसे हम क्या बोल देंगे? संपर्क या कांटेक्ट हर्बिसाइड। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कांटेक्ट हर्बिसाइड। इसमें क्या आ जाएगा? कांटेक्ट हर्बिसाइड में क्या आ जाएगा? पैराक्वेट और डाइक्वेट। हम कह सकते हैं जो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड थे वो किस में आ गए थे? संपर्क या कांटेक्ट शाकनाशी। पैराक्वेट और डाइक्वेट है वो कैसे हैं? कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब ये है कि ये वीड खड़े हैं, जैसे गाजर घास, कासनी वगैरह, कांस वगैरह ये खड़े हैं, तो जब हम स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे जहां जिस पार्ट पर गिरेगी, पार्ट पौधे के जिस पार्ट पे गिरेगी वही पार्ट है वो पौधे का क्या होगा? डिफेक्ट होगा। मतलब वही पार्ट क्या करेगा? मरेगा। बाकी पार्ट के कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसे ऐसे प्रकार के शाकनाशी को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट शाकनाशी या कांटेक्ट हेर्बिसाइड या संपर्क शाकनाशी। स्थानांतरित शाकनाशी का मतलब जैसे 2,4-D है, 2,4-D है, आइसोप्रोटेरोन हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया। जैसे ये पौधा, इसकी ये पत्ती, अगर हम लोग स्प्रे करते वक्त अगर वो 2,4-D यहाँ गिरी तो पूरे क्या हो जाता है? पौधे में क्या कर जाती है? फैल जाती है। तो ऐसे हर्बिसाइड को क्या बोलेंगे? स्थानांतरित या ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड। इस टाइप को क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेट या स्थानांतरित। मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान पे वो क्या हो रही है? फैल रही है, जा रही है, तब हमने उसके नाम से ही क्या बोल दिया? स्थानांतरित शाकनाशी। 2,4-D का हमें पता है, आइसोप्रोटेरोन का भी पता है, ग्लाइफोसेट का भी पता है। जैसे 2,4-D याद रखने की जरूरत है। 2,4-D हम सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं? गेहूं में करते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को। तो क्या हम लोग बथुए है तो बथुए का एक एक पत्ती पे स्प्रे करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते ना। हम लोग हल्की सी बथुए के ऊपर स्प्रे कर देते हैं और पूरी 2,4-D है वो क्या है? फैल जाती है और पूरे पौधे को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। चार नंबर का क्लासिफिकेशन है वो क्या है? मृदा जीवाणु नाशी, मृदा जीवाणु शाकनाशी। ऐसे खरपतवार जो क्या करें? ऐसे शाकनाशी या ऐसे खरपतवारनाशी जो क्या करें? मृदा में उपस्थित खरपतवार के साथ साथ में क्या करें? मृदा में उपस्थित जीवाणुओं का भी क्या कर दे? नष्ट कर दे। जीवाणुओं को भी क्या कर दे? मार दे। अब उनको क्या बोलते हैं? मृदा जीवाणु शाकनाशी। जैसे एट्राजीन, जैसे क्या है? एट्राजीन, सीमेजीन, डाईयूरो,
सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरा, मक्का सब में क्या यूज किया जाता है? एट्राजिन। इसको क्या यूज करना चाहिए? कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। एट्राजिन और सिमाजिन का सबसे ज्यादा यूज होता है मक्का में, ज्वार में, बाजरा में, शुगर केन में। इनमें सबसे ज्यादा कौन सी शाकनाशी का यूज होता है? एट्राजिन और सिमाजिन का। हालांकि वो क्या है? मृदा जीवाणु शाकनाशी। मतलब अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये कैसे खरपतवारनाशी है? ऐसे खरपतवारनाशी है जो सोइल में क्या किए जाते हैं? जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तब अप्लाई किए जाते हैं। कब अप्लाई करते हैं? जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं। सोइल एक्टिव खरपतवारनाशी है, हमने पढ़ लिया है पहले ही ये पढ़ लिया है कि इन खरपतवारनाशी इनको कहाँ दिया जाता है? सोइल एक्टिव खरपतवारनाशी है। ये कैसे है? मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी है। और जब हम क्या कर रहे होते हैं? खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी टाइम हम इन खरपतवारनाशियों का यूज करते हैं। तो क्या ये खरपतवारनाशी डालना अच्छी बात है या गलत? क्योंकि ये देखो, इस मृदा जीवाणु शाकनाशी मतलब मृदा में जब हम इसका सोइल में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सोइल में उपस्थित बहुत सारे बेनिफिशियल क्या है? बहुत सारे बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही क्या है? डेंजरस है, हर्बिसाइड है। इनको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर हमें पूछे कि मृदा जीवाणु शाकनाशी कौन से है, तो एट्राजिन, सिमाजिन और डाइयूरोन क्या है? मृदा जीवाणु शाकनाशी है। क्या इनको देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मृदा धूमक शाकनाशी, मृदा धूमक शाकनाशी। आगे है, इसी का भाग है चौथे का ही, मृदा धूमक, मृदा धूमक शाकनाशी, मृदा धूमक शाकनाशी। ऐसे खरपतवार, धूमक का मतलब क्या है? कोई धूमक का मतलब क्या है? कोई भी क्या है? गैस है। जैसे कार्बन डाई सल्फाइड हो गया, कार्बन डाई सल्फाइड है, सल्फाइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। कौन सा खरपतवारनाशी? मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन डाई सल्फाइड। कौन सा? कार्बन डाई सल्फाइड। धूमक का मतलब क्या है? ये गैसें हैं और इनकी गैसें बनने के बाद में ये क्या करते हैं? खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो मृदा धूमक है शाकनाशी। इनका न के बराबर, हमारे यहाँ पे न के बराबर इसका यूज होता है कार्बन डाइसल्फाइड और मिथाइल ब्रोमाइड का। अभी हमने ये पढ़ लिए थे किसका? शाकनाशियों का क्लासिफिकेशन। एक शाकनाशियों का क्या पढ़ लिया है? शाकनाशियों का क्या पढ़ लिया है? वर्गीकरण पढ़ लिया है कि कौन से शाकनाशी है वो कब अप्लाई करने हैं। मतलब अभी हम जो आगे वाला पढ़ेंगे वो वैसे अगर हम लोगों ने शाकनाशियों का अगर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है तो हमें ये बहुत इजीली याद हो जाएगा कि शाकनाशी है, कौन सा शाकनाशी है वो कब अप्लाई करें। जैसे 2,4-D है, वो अगर पूछा जाए कि 2,4-D का अप्लाई है वो हम कब करेंगे? फसल की बुआई से पहले करेंगे या फसल की बुआई के बाद करेंगे? तो हमें ये पता है कि हम फसल की बुआई के बाद और खरपतवार के उगने से बाद ही क्या करेंगे? हम लोग 2,4-D का स्प्रे करेंगे। क्योंकि 2,4-D है वो किसके ऊपर इफेक्ट करेगी? जो खरपतवार उगा है उसकी पत्तियों पे क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। मतलब उसके पौधे को क्या करती है? ऐसा ही आइसोप्रोट्यूरॉन है, जैसे एलाक्लोर है, एट्राजिन है, सिमाजिन है, तो इसको कहाँ अप्लाई करना है? सोइल के अंदर अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग उसको कब अप्लाई करेंगे? फसल की बुआई से पहले अप्लाई करेंगे और अंकुरण से के बाद में करेंगे। कुछ खरपतवारनाशी है जिसको हम लोग साथ साथ में भी देते रहते हैं, तो आगे उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। और शाकनाशियों का वर्गीकरण में हमने पढ़ लिया था कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर खरपतवार को ही मारते हैं। कुछ खरपतवारनाशी कैसे होते हैं? जैसे 2,4-D है वो चौड़ी पत्ती वाले को मारेगा, आइसोप्रोट्यूरॉन है वो संकरी पत्ती को वाले को मारेगा। कुछ खरपतवारनाशी है
वो सभी पूरी वनस्पति को ही नष्ट कर देते हैं। जैसे ग्लाइफोसेट हो गया, डाइक्वेट हो गया, पैराक्वेट हो गया। कुछ खरपतवारनाशी है जो सिर्फ और सिर्फ किस कहाँ देंगे तब उसका इफेक्ट होगा जब हम सोइल की तैयारी कर रहे होते हैं तब, जैसे एट्राजिन है, एलाक्लोर है, पेंडिमेथिलिन है, फ्लूक्लोरेलिन है। इनका इफेक्ट कब होगा? जब हम उसको सोइल में देंगे तब। अब हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली है कि इनका एप्लीकेशन है वो कब किया जाता है? जब हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? खेत की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसी से पूछ लूं कि इनका जो अप्लाई करने का है वो समय क्या है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इनके अप्लाई करने का समय कब है? बुआई से पहले। कब? बुआई से पहले। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो फसल है उसकी बुआई के पहले हम इसका क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। कब करेंगे? बुआई से पहले। और अगर 2,4-D का पूछ लो तो बुआई के बाद। और जो बीट है वो क्या है? उग गया। जब खड़ा है तब भी हम उसकी क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे, वरना हम इसकी स्प्रे नहीं करेंगे। और कितने दिन में, अगर मान लो कि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2,4-D का है वो स्प्रे करते हैं, अब तुम्हें ये पता है कि कब करते हैं? जब फसल उग जाए और खरपतवार भी क्या हो जाए? उग जाए। कम से कम 2-3 पत्तियों के क्या हो जाए? खरपतवार हो जाए, तब हम इसका अप्लाई करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि कितने दिन के अंदर अंदर में फसल की बुआई के 20 से 25 दिन के, या मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने दिन में मैंने बोल रखा है? 30 दिन के अंदर अंदर में क्या करना चाहिए? खरपतवार का क्या कर लेना चाहिए? कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे एट्राजिन आ गया, तो एट्राजिन हमें पहले ही पता है। एलाक्लोर आ गया तो इसका भी हमें पहले ही पता है। पेंडामेथिलिन आ गया, इसका भी हमें पहले पता है। 2,4-D का, आइसोप्रोट्योरॉन का, इनका हमें पहले से ही, जब हमने इसका क्या पढ़ा है? वर्गीकरण पढ़ा है, तब हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी एक ये आगे टॉपिक है, इसका फिर से हम लोग क्या कर लेंगे? अध्ययन कर लेंगे। आगे हमारा बच के है कि कौन से खरपतवार नाशी है उसको कब अप्लाई करें? बुआई से पहले, बुआई के बाद में, अंकुरण से पहले, इस तरह से। और बाकी है वो ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कितनी, कौन से जो 2,4-D है, एलाक्लोर है, पेंडामेथिलिन, एट्राजिन है, उनकी कितनी मात्रा, मतलब 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा है वो देनी चाहिए, और कितना उसका इफेक्ट रहता है, ये सारा बाकी हम लोग अध्ययन करेंगे आगे की क्लास में।